नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको रिट से जुड़ी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि रिट कैसे आपके संवैधानिक हक को सुरक्षित करने में मदद करता है। किसी भी देश के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता मुख्य आधार है। ये स्वतंत्रता नागरिकों को कई अधिकार प्रदान करती है और इन्हीं अधिकारों में मौलिक अधिकार प्रमुख है। मौलिक अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की हैं, जिसके आधार पर वह किसी को भी कार्य करने पर रोक लगा सकती है या कार्य करने का आदेश दे सकती है। संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां या अधिकार प्रदान किए हैं, जिसके द्वारा न्यायालय इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने या कार्य करने से रोकने का निर्देश देती है। इस प्रकार का आदेश चाहने वाला व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है और इस याचिका को ही रिट के नाम से जाना जाता है। संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है। न्यायालय 5 प्रकार से रिट जारी कर सकती है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी, और रिट से जुड़े तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता गुंजन कुमार जी। अगर आपका रिट से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है और आपको बता दें कि 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता इस वक्त गुंजन कुमार जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर रिट होती क्या है, संविधान में रिट के बारे में क्या कहा गया है, रिट का महत्व क्या है और कैसे यह हमारे हकों की रक्षा करता है। शुरुआत में बताया कि रिट आपके अधिकारों को सेव करने का एक कोर्ट को दिया गया अधिकार है। तो रिट एक ऑर्डर है। अगर आप देखें रिट के डेफिनेशन की बात करें तो रिट की कोई डेफिनेशन नहीं होती। जी। 2 ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पर रिट की बात की गई है संविधान के अंदर, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है रिट पास करने का, रिट के ऑर्डर्स पास करने का, और 226 में हाईकोर्ट के पास ऑर्डर होता है रिट के ऑर्डर्स पास करने का। रिट का जो मुख्य कारण है वो ये है कि आपके किसी भी तरह के अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर उस अधिकार का किसी और कानून से कोई अगर लिंक नहीं है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट जा करके आप अपने अधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं। तो जैसे किसी अधिकारी ने कोई कार्य कर दिया और उसके अगर कोई अपील का प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, तो आप रिट कोर्ट में जा सकते हैं और रिट कोर्ट में जाके अपनी बात कह सकते हैं और आप अपने जो भी आपके खिलाफ जो भी हो रहा है या जिस अधिकार को आप अपना बचाना चाहते हैं आप उसको वहां पे एजुकेट कर सकते हैं। तो रिट का मुख्य अधिकार है। रिट ऐसे किताबी डेफिनेशन की बात की जाए तो रिट एक ऑर्डर होता है जो एक सील के अंतर्गत कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। जी। तो वैसे तो वो किसी भी तरह का ऑर्डर जो भी कोर्ट का होता है वो सील के अंतर्गत होता है, बट रिट का ऑर्डर एक उनका एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, एक उनका विशेषाधिकार है जो एक ऐसी स्थिति में वो जिसका उपयोग करते हैं जहाँ पे किसी व्यक्ति के पास कोई और रास्ता उपलब्ध नहीं होता। तो जब किसी व्यक्ति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसके अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के, तब वो कोर्ट में रिट के अधिकार के तहत जाता है, जहाँ पे रिट कोर्ट अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके और व्यक्ति को एक कानूनी संबल दे सकती है, उसके अधिकारों की रक्षा कर सकती है। जी। जो रिट याचिका दायर कैसे की जाती है, पूरा प्रोसेस या प्रक्रिया क्या होती है इसकी? देखिए जारा जी, रिट की जो दायर करने की प्रक्रिया है वो बाकी चीजों से थोड़ी सी सरल है। अगर आप देखें कि अगर एक हम अपील फाइल कर रहे हैं तो हमें सर्टिफाइड कॉपी देना पड़ता है नीचे कोर्ट का, या फिर हमें और भी कई सारे जो सीपीसी और इन सब चीजों में प्रावधान है उनका करना पड़ता है। बट रिट के तहत ये है कि अगर आप अधिकार का हनन हुआ है तो आपने एक याचिका बनानी होती है जिसके अंदर आप 2-3 चीजों का वर्णन करना होता है कि वो अधिकार क्या है जिसका हनन हुआ, किसने उस अधिकार का हनन किया, और कैसे आप उस कोर्ट से चाहते हैं कि क्या आप उस अधिकार के हनन के लिए आपको किस तरह की सुविधा दी जाए या किस तरह से आपको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इन चीजों को आप पहले से याचिका के रूप में लिखते हैं। उसके साथ अगर आप कुछ कागजात हैं, जैसे कोई किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का या किसी
अधिकारी ने कोई ऐसा पत्र लिखा है जो आपके किसी अधिकार का हनन कर रहा हो, तो ऐसी जो भी कागजात हैं उन सबको उसके साथ आप लगा के और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो ये बड़ा सरल प्रक्रिया है। जो स्टैट्यूटरी अदरवाइज जो अधिकार होते हैं उससे थोड़ा अलग होता है। जी प्रक्रिया थोड़ी सरल हो। जी गुंजन जी, तो जब आर्टिकल 32 या 226 के तहत कोई याचिका कोर्ट के सामने पहुंचती है तो कोर्ट क्या करती है? ऐसे में किस तरह अधिकारों की रक्षा की जाती है? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि 5 तरह के हमारे अधिकार होते हैं, और अगर आप आर्टिकल 32 और 226 की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन, अगर आपके किसी अन्य कानूनी अधिकार का हनन हुआ हो तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, पहली बात तो ये। लेकिन आप हाई कोर्ट में दोनों स्थिति में जा सकते हैं, अर्थात कि आप मौलिक अधिकारों के हनन के स्थिति में भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और अन्य अधिकारों के हनन की स्थिति में भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। पहली तो ये बात। फिर होते हैं अलग अलग तरह के रिट्स होते हैं। तो भारत में रिट का जो पावर है वो बहुत वाइड है, बट जो मुख्यतः 4-5 रिट्स की बात होते हैं। रिट का मतलब एक नेचर ऑफ ऑर्डर होता है, जैसे हेबियस कॉर्पस हो गया, certiorari हो गया, को वारंट हो गया, मैंडेमस हो गया। ये अलग अलग तरह के रिट ऑर्डर्स होते हैं। तो कोर्ट इस बात को ध्यान में रखती है कि जो व्यक्ति ने उस कोर्ट को अप्रोच किया है उसके किस तरह का अधिकार का हनन हुआ है, और उस अधिकार को अगर हम उसे वापस दिलाना है तो उसे किस तरह के ऐसे आदेश की आवश्यकता है जिससे उसके अधिकार का जो हनन है वो किसी तरह रुक जाए और वो उसे वापस अपनी स्थिति में, उसकी कानूनी स्थिति में लाया जा सके। तो अगर जैसे किसी अधिकारी ने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया है जो कि कानूनी रूप से गलत है या उसके किसी अन्य मौलिक अधिकार का हनन करता होगा, तो कोर्ट उस ऑर्डर को एग्जामिन कर सकती है और क्वाश कर सकती है। जी। इसी तरह से उनके पास हेबियस कॉर्पस की स्थिति आती है कि अगर किसी व्यक्ति को आपने अरेस्ट कर लिया और बिना किसी उसके जो प्रोविजंस ऑफ अरेस्ट हैं वो अगर फॉलो नहीं किए गए तो कोर्ट उसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी को कॉल कर सकती है, उनसे उसके बारे में पूछताछ कर सकती है कि क्या आपने इसको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया, क्या आपने इसके जो अधिकार थे आपने इसको उपलब्ध कराए या नहीं कराए, इसको क्या कानूनी सहायता मिली या नहीं मिली। इन सब चीजों को देख के और अगर उनको लगता है कि किस तरह के जो अरेस्ट है वो गलत है तो वो उनको हेबियस कॉर्पस से बुला करके उसको छुड़ा सकते। तो इस तरह के जो रिट के अंतर्गत मुख्यतः कोर्ट का ये होता है कि जो एक व्यक्ति का अधिकारों का हनन हुआ है, एक मौलिक अधिकार या किसी भी तरह के कानूनी अधिकार का हनन हुआ है, उसे उसको रिस्टोर कर दिया जाए। तो कोर्ट का ये उसके अंदर मंशा। जी जी, तो हेबियस कॉर्पस के आपने बताया उसके बारे में, और वहीं हम देखें अगर तो मैंडेमस भी इसमें आता है तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, उसका इस्तेमाल कब होता है? देखिए, मैंडेमस का इस्तेमाल होता है ऐसी स्थिति में जब आप ये कहते हैं कि आई ऑर्डर, आई कमांड। कोर्ट का ये कहना है कि अगर कोई अधिकारी है, जैसे आपने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लो कि मान लिया जैसे किसी ने कहा कि ये कहीं पे सड़क टूट गई है, आपने किसी अधिकारी को संपर्क किया, आपने अपने लोकल कॉर्पोरेशन को संपर्क किया, लोकल कॉर्पोरेशन ने आपकी बात नहीं सुनी, आपने अपने स्टेट लेजिस्लेचर को किया, जिसको भी आपने संपर्क किया, और कोई अधिकारी अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो ऐसी स्थिति में आप मैंडेमस के अंतर्गत जाते हैं कोर्ट के पास, जहां पे कोर्ट को आप बताते हैं कि ये जो मेरा अधिकार है, ये जो कार्य है, ये एक लीगल एक्ट है जो इस अधिकारी को करना चाहिए और वो ये काम नहीं कर रहा है, तो आप इसको आदेश को ये काम को करें। तो मैंडेमस एक ऐसा आदेश है जिसके द्वारा कोर्ट इन सारी चीज एग्जामिन करने के बाद उस अधिकारी को कार्य करने का आदेश देता है। एक पॉजिटिव ऑर्डर है ये। इसके अंतर्गत जी कोर्ट उस व्यक्ति को जो आदेश देता है कि वो जो भी व्यक्ति उसको अप्रोच कर रहा है, उस अधिकारी को या उस कोर्ट को या उस अथॉरिटी को या ऑर्डर देता है कि आप जो भी व्यक्ति उसको अप्रोच कर रहा है उसकी बात को सुने, उसके जो भी कागजात देखे और उसके ऊपर एक ऑर्डर पास करें। ऐसा कई बार होता है, हमारे देखी जाती है हमारे भारत में होता है कि अधिकारी को आप अप्रोच करते हैं, उसके समक्ष आप कोई एप्लीकेशन लगाते हैं, या जैसे किसी ने अगर लाइसेंस के लिए अप्लाई का पता चला 6 महीने हो गए या 1 साल हो गया, उसके लाइसेंस की स्थिति का पता ही नहीं चला। तो मतलब एक बहुत ही छोटा सा मैंने उदाहरण के पर स्थितियां होती हैं। आप अधिकारी से इस तरह के लाइसेंस की बात करते हैं, आप दुकान की लाइसेंस आपने अप्लाई किया और कोई इस पर ना निर्णय हो रहा है ना उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। रिजेक्ट हो जाए तो भी आप उसके उस रिजेक्शन के खिलाफ आप जा सकते हो, इस तरह की अपील की प्रक्रिया है। अगर एक्सेप्ट हो जाए तो अलग बात, अगर कुछ ना करे, वो सीधा उस एप्लीकेशन को लेकर बैठ जाए, कुछ ना करे, तो यहाँ उसके अधिकारों का हनन हो रहा है कि जैसे उसको
उससे जो एक लाइसेंस चाहिए मिल नहीं रहा, और चूंकि वो कोई ऑर्डर पास नहीं करते तो वो अपने लीगल राइट से नहीं कर पाता किसी भी तरह के स्टैट्यूटरी प्रूफ। तो ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे उसके वो एक इसको कहते हैं रेमेडीलेस, जब उसके पास कोई रेमेडी नहीं है, लीगल रेमेडी नहीं, तो वो कोर्ट के पास जाता है जहाँ पे वो मैंडेमस का रिट मांगता है कि अथॉरिटी शुड बी डायरेक्टेड टू एक ऑर्डर पास, कंसिडर करे और ऑर्डर पास। इस तरह की स्थिति में मैंडेमस आता है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको। जी जी, मैंडेमस के बारे में आपने बताया, वहीं उत्प्रेषण के बारे में भी सुनते हैं हम, सर्जरी, तो ये क्या है, इसके इस्तेमाल कब किया जाता है? देखिए, सर्जरी एक ऐसी स्थिति है जहां पे हम कोर्ट को अप्रोच करते हैं इस स्थिति में जहां पर कि किसी लोअर कोर्ट ने या किसी अथॉरिटी ने एक ऑर्डर पास कर दिया है और वो ऑर्डर आपके हिसाब से गलत है। अब जैसे कैट का ऑर्डर है, मैं एक बहुत फिर से उदाहरण की तरह बताता हूँ कि किसी अधिकारी ने बहुत छोटा, आपके पिछले एग्जाम्पल को लेके मैं चलता हूँ कि आपने एक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और लाइसेंस आपका रिजेक्ट कर दिया गया बिना किसी कारण बताए, या एक ऐसे कारण के तहत जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद है, और उसकी अपील भी रिजेक्ट हो गई। तो इसके बाद आपके पास कोई स्टैट्यूटरी रेमेडी नहीं रह जाती। तो आप ऐसी स्थिति में आप कोर्ट के पास जाते हैं सर्जरी के तहत, जहां ये कहते हैं कि देखिए ये ऑर्डर पास कर दिया इन अधिकारियों ने, लेकिन ये ऑर्डर गलत है और इस ऑर्डर को आप कृपया करके ठीक करें, क्योंकि एक छोटी सी चीज है हमारे लीगल सिस्टम के अंदर कि नो पर्सन कैन बी लेफ्ट रेमेडीलेस। किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई स्थिति नहीं आनी चाहिए जहां पे उसके पास अपने कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई रेमेडी ना हो। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बचाने के लिए रिट का अधिकार आता है कि जब कुछ नहीं होता तो रिट होता है, तब हम रिट में जाते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास हम जाते हैं और उनसे हम अपने अधिकारों के रक्षा के लिए कहते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं झारखंड से। एक कॉलर हमारे साथ राजन जुड़ चुके हैं। राजन, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग। हेलो जी जी, कहिए, अपनी बात रखिए। ऐसा है सर कि सर्विस मैटर का केस है, ठीक है? हाँ, सर्विस मैटर का केस है, ठीक है? जी जी, कहिए। क्या है कि एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर को, एपेलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर होता है उसको हाई कोर्ट सेट डिसाइड कर दिया है, ठीक है ना? अब वो सेट डिसाइड कर दिया। जी जी, आगे बोलिए। लेकिन फ्रेश कंसीडर करने के लिए ऑर्डर दिया था कोर्ट ने, ठीक है? एक फ्रेश ऑर्डर करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, लेकिन अगेन क्या है ना, एपेलेट अथॉरिटी सेम ऑर्डर ही रखा, खाली इज हैज दैट यही सब करके दे दिया, जस्ट लाइक ए जेरोक्स कॉपी। अभी इस संबंध में बताइए सर क्या होगा आगे? जी गुंजन जी, क्या सलाह देना चाहेंगे इन्हें? हाँ राजन जी, ऐसा है कि अब एक फ्रेश ऑर्डर है, कोर्ट ने कहा था आप फ्रेश कंसीडर करके ऑर्डर पास करें। अब राइटली और रॉन्गली कोर्ट एपेलेट अथॉरिटी ने आपको अगर वही ऑर्डर दोबारा प्रस्तुत कर दिया तो आपको दोबारा रिट में जाना पड़ेगा, ये दिखाते हुए कि पहले ये ऑर्डर सेट असाइड हो चुका था और आज ये दोबारा उसके ऑर्डर को सिर्फ परफंक्टी चेंजेस करके लगा रहे हैं कि वापस ये गलत ऑर्डर है, इसको हटाया जाए और इसमें अब ये फ्रेश कंसिडरेशन की बात खत्म करें, इस ऑर्डर को पूरी तरह से निरस्त किया जाए और जो आपका अपना अधिकार है आप उसको वापस मांग सकते हैं। चलिए, उम्मीद है राजन जी आपको जवाब मिल गया होगा और फिलहाल हम भी आगे बढ़ लेते हैं। अब गुंजन जी, इससे पहले हम बात कर रहे थे, जैसे कि आपने हैबेस कॉर्पस के बारे में बताया, मैंडेमस के बारे में बताया, वहीं निषेधाज्ञा और प्रोहिबिशन के बारे में भी हम सुनते हैं, उसका इस्तेमाल कब किया जाता है? ओके, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। देखिए, प्रोहिबिशन होता है जब आप किसी, जैसे मैंने कहा मैंडेमस में आप अधिकारी को या किसी अथॉरिटी को कहते हैं आप ये एक्शन लो या कुछ करो। प्रोहिबिशन उसका उल्टा है, प्रोहिबिशन होता है कि आप ये एक्शन ना लो। जैसे कोर्ट में हम जाते हैं और कहते हैं कि नीचे की लोअर कोर्ट्स को डायरेक्शन दिया जाए कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन तक वो किसी तरह से मेरे केस में काम ना करें, या किसी अधिकारी को ये कहा जाता है कि अगर जैसे अमूमन ये देखा जाता है इसके केस में, डेमोलिशन के केस में, कि आप डेमोलिश ना करें। सो दैट्स अ प्रोहिबिशन, मतलब आप उसको निषेधाज्ञा दे रहे हैं कि आप ये काम ना करो। तो उस तरह की स्थिति जहां पर कि आप उनसे किसी अधिकारी को उनके किसी कार्य को करने कोई अगर एक्शन ले रहे हैं, उस एक्शन को लेने से रोकने के लिए आप कोर्ट अप्रोच करते हैं, उसे प्रोहिबिशन। जी जी, वहीं क्या कोई विदेशी जो होता है वो क्या भारत में रिट फाइल कर सकता है? देखिए, विदेशी भारत में रिट फाइल कर सकता है। देखिए, रिट अमूमन लोग यह करते हैं कि रिट इक्वल टू फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट का मतलब सिर्फ नागरिक के अधिकारों का। तो वो थोड़ा सा समझने की, देखिए फंडामेंटल राइट्स हमारे पास कई तरह के हैं, मौलिक अधिकार कई तरह के हैं। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो
पर्सन, जिस पे वर्ड यूज किया गया पर्सन है, वो व्यक्ति को मतलब व्यक्ति इंक्लूड्स की आप सिटीजन भी हो और नॉन सिटीजन, और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को दिया जाता है। तो ऐसे हर फंडामेंटल राइट्स जिसमें जो नॉन सिटीजन या पर्सन को उपलब्ध है, उसके लिए आप रिट फाइल कर सकते हैं। कोई भी विदेशी व्यक्ति या कंपनी रिट फाइल कर सकता है। इसके अलावा हाईकोर्ट पे कोई अधिकार जो विदेशी कंपनी का अदरवाइज एक्ट हो रहा है, तो उसको इन्फोर्स करने के लिए भी वो हाईकोर्ट जा सकता है। मतलब भारत एक ऐसा इकलौता देश है जहां पर की फंडामेंटल राइट्स की वो कैटेगरी है, और जहां पर की विदेशी भी अपने फंडामेंटल राइट्स उनको मिलते हैं और वो उनको इन्फोर्स कर सकते हैं। ये पूरे मेरे हिसाब से भारत के अलावा कहीं और उपलब्ध नहीं है ऐसे। तो विदेशी भी रिट फाइल कर सकते हैं, अपने कुछ लिमिटेड फंडामेंटल राइट्स उनको मिलते हैं को इन्फोर्स करने के लिए और अदर लीगल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। जी बिल्कुल। तो भारत में ये सुविधा दी जाती है विदेशियों को। वही आर्टिकल 228A क्या कहता है? रिट और आर्टिकल 228A में रिश्ता क्या होता है? देखिए ज़ारा जी, 228A एक अलग सी चीज है। 228A लगभग 1 साल तक हमारे संविधान में था। 1976 में आया और 1977 में चला गया। तो जब मैंने 76 और 77 की बात करी तो आप समझ लें कि ये इमरजेंसी के वक्त की बात मैं कर रहा हूँ। तो 228A इंट्रोड्यूस किया गया था ये कहने के लिए कि हाई कोर्ट्स के पास ये पावर नहीं है कि वो सेंट्रल एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कर सके, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक सेक्शन 1 आर्टिकल 131A बना था, जहां पर उनको सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूसिव पावर दिया गया था वेरीफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए स्टेट एक्ट या सेंट्रल एक्ट। तो 228A 131A 131A कैपिटल A ये ऑलमोस्ट 1 साल तक रहे थे और उसके बाद ये खत्म हो गए थे। ये 42nd अमेंडमेंट से आए और 43rd अमेंडमेंट से चले गए। तो इसमें बेसिकली क्या किया था कि उन्होंने बाय दिस अमेंडमेंट के हाईकोर्ट पावर्स को लिमिट किया था इस चीज को देखने के लिए कि किसी एक्ट का जो भी सरकार कानून बनाती है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी वो संविधान की तरह संविधान के अंतर्गत सही है या नहीं, इस चीज को देखने का जो पावर है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास बहुत वाइड पावर है, उसको लिमिट किया गया था। तो उसके अंदर ये था कि जैसे 5 लोगों की खंडपीठ होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, और 5 लोगों में भी 2/3 बहुमत से कोई अगर आदेश पास होगा तभी ये माना जाएगा कि ये जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है या उसके टेस्ट पे खड़ा नहीं उतर रहा। और अगर कोई सेंट्रल एक्ट है यानी केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया तो उसकी वैलिडिटी हाईकोर्ट चेक नहीं कर सकती। तो पहले और आज भी हाईकोर्ट के पास पूरी तरह से पावर है कि भी सेंट्रल एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट। स्टेट गवर्नमेंट के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ अगर पास करती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने का अधिकार हाईकोर्ट के पास। बट ये अधिकार उस अमेंडमेंट के तहत और उस आर्टिकल 228A के तहत दे दिया गया, और जिसका मतलब ये था कि जो हाईकोर्ट की रिट पावर थी 26 के अंदर उसको थोड़ा हद तक लिमिट कर दिया गया। तो ये एक बड़ा यूनिक सा सिचुएशन था जो आज के डेट में है नहीं जी। और आई थिंक राइटली नहीं। हाँ जी गुंजन जी, क्या कोई कंपनी भी रिट फाइल कर सकती है क्या? हाँ जी जी गुंजन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी जी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई कंपनी भी रिट फाइल कर सकती है? हाँ जी बिल्कुल। रिट के अगर आप देखेंगे आर्टिकल 32 और 226 के अंदर पर्सन वर्ड यूज किया है कि एनी पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट, और पर्सन इंक्लूड्स द कंपनी, क्योंकि कंपनी एक अपने आप में लीगल एंटिटी मानी जाती है, लीगल एंटिटी मानी जाती है। तो कंपनी भी अपने अधिकारों के रक्षा के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकती है, बिकॉज कंपनी का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन उसका जो अधिकार है या जो स्थिति है वो मानी जाती है एक ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन। तो एज ए ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन, बिकॉज वो पर्सन हो गया, दे कैन अप्रोच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों के रक्षा। जी जी। तो कब जो रिट पिटीशन होती है नॉन मेंटेनेबल हो जाता है, ऐसी सिचुएशन कब आती है? हाँ जी देखिए, रिट एक जो कोर्ट्स है उनका विशेषाधिकार है, बट विशेषाधिकार और उसके अधिकार बहुत ज्यादा वाइड है। तो उसके साथ क्या होता है, कोर्ट ने अपने ऊपर कुछ लिमिटेशन लगा ली, लिमिटेशन अदरवाइज तो कोर्ट्स ने अपने ऊपर एक लिमिटेशन लगा ली कि क्योंकि ये मेरा विशेषाधिकार है तो मैं इसको विशेष परिस्थिति में ही उपयोग करूंगा। तो नॉन मेंटेनेबल होने की स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जैसे कि अगर
कोई ऑल्टरनेटिव और एफिकेशियस रेमेडी अवेलेबल, तो ऐसी स्थिति में रिट एंटरटेन नहीं कर सकते। यानी जैसे कि अगर आपके पास कोई किसी कानून के तहत अगर आपके पास कोई अधिकार उपलब्ध है, आप उसके अंतर्गत न जाकर सीधा आप कोर्ट में आते हैं रिट के अंदर, कोर्ट आपको वहां मना कर सकते। पहले आप ऑल्टरनेटिव रेमेडी का उपयोग करो, अगर वहां आपको मिलता कोई रिट तब आप मेरे पास आना, अदरवाइज आप बताओ। या एक डिले, वैसे रिट में कोई लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लैचेस अप्लाई करता है कि अगर आप बहुत ज्यादा डिले करके आप कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी रिट को मानने से इनकार करते हैं। जैसे कई बार लोग 5 साल 10 साल 7 साल के बाद भी स्थिति में रिट लगा लिया करें, तो कोर्ट ने एक आपके ऊपर एक लिमिटेशन लगाया कि हम एक समय के बाद हम आपको नहीं सुनेंगे। नॉर्मली जो लिमिटेशन का पीरियड होता है 3 साल होता है, बाकी सुना जाते हैं, एक बेसिक लिमिटेशन 3 साल का होता है, तो कोर्ट उससे रिट के कंडीशन को लिमिटेशन काउंट नहीं होता। लेकिन आपको ये दिखाना होता है कि एक इनऑर्डिनेट डिले नहीं, अगर इनऑर्डिनेट डिले है तो उसको मना कर सकते। तो जैसे मैंने कहा ऑल्टरनेटिव, उसके साथ एक एफिकेशियस रेमेडी की कंडीशन आती है। कई बार अगर एफिकेशियस रेमेडी नहीं होती तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, ऑल्टरनेटिव तो है पर एफिकेशियस नहीं है। इसके बाद अगर आप कई बार ऐसी स्थिति बनती है जैसे हम फ्यूटाइल रिट कहते हैं कि आप कोर्ट चले गए, आप रिट फाइल कर दिया, उस अदरवाइज कोई कमी नहीं है, लेकिन कोर्ट का ये मानना है तो ओपिनियन बनती है कि अगर इस केस में मैं कुछ ऑर्डर पास कर दूं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये फ्यूटाइल है, इसका कोई ना किसी अधिकार का कोई फर्क पड़ने वाला, ना इस व्यक्ति को किसी तरह से कोई फर्क पड़ने वाला है। तो फ्यूटाइल रिट्स की कोर्ट रिजेक्ट कर देती है, उसको मेंटेन करने से मना कर देती है। तीसरी एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, स्पेशली ये हाईकोर्ट स्थिति में आता है कि अगर आपकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं है तो रिट मेंटेनेबल नहीं होती। तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का मतलब ये हो गया कि या तो उस अधिकार जो हाईकोर्ट है उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत वो अधिकारी होना चाहिए या वो अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके ऑर्डर को या जिसके खिलाफ आप रिट कर रहे हैं। अगर ऐसे आप करते हैं तो आप जैसे कि अगर मान लिया कोई महाराष्ट्र का स्टेट एक्ट है तो आप उसे दिल्ली से चैलेंज नहीं कर सकते, आप उसे महाराष्ट्र नहीं चैलेंज कर सकते। जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया गुंजन कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को रिट के बारे में, हमें उम्मीद है जरूर उन्हें इससे फायदा पहुंचेगा। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।